अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से हाजिर। अच्छा, अब ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 11, इसमें लेट मी जस्ट से दैट दिस इज नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर एनीबॉडी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रिगरस अंडरस्टैंडिंग। इस लेक्चर में वी विल ट्राई टू गिव यू अ वेरी रिगरस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ लिमिट। आई मीन रिगरस से मतलब ये कि अ वेरी फॉर्मल मैथमेटिकल आइडिया ऑफ व्हाट वी मीन बाय अ लिमिट बेसिकली। यानी अभी तक हम देख चुके हैं कि भाई लिमिट क्या होता है, थोड़ा सा इंट्यूटिव सा आइडिया है। यानी इसमें अभी तक हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ठीक है, एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी एक नंबर को अप्रोच कर रहा है इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो इस इन रिस्पॉन्स हमें ये देखना होता है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हाउ इज द वाई वैल्यू बिहेविंग, यानी हाउ आर द वाई वैल्यूज बिहेविंग इन रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट ऑफ द एक्स वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, in the direction of a particular number, or maybe in the direction of infinity or positive infinity or negative infinity. ये सब हम देख चुके हैं। मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि फिर उसके बाद कि उनको कंप्यूट कैसे किया जाए, how do we go about computing limits of functions that we have seen so far। और बल्कि ये कि कुछ उनमें से काफ़ी बेसिक फंक्शंस हम कहते हैं होते हैं, यानी y equals x हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद पोलिनोमियल्स वगैरह देखे कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं इन बेसिक फंक्शंस को टू कंप्यूट द लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, रैशनल फंक्शंस एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन इस सब में देखते वक्त हम ये मद्देनज़र रख रहे थे कि भाई सब कुछ जो हम बातें कर रहे हैं ये सारी इंट्यूटिव सी हैं, यानी इसमें कोई फॉर्मलिज्म नहीं है मैथमेटिक्स का। यानी हमने बहुत ही एक लूजली डिफाइन किए थे सारे लिमिट्स, यानी डेफिनेशन जो थी और कॉन्सेप्ट जो थे वो तो बिल्कुल सही थे, दे वर वेरी एक्यूरेट in terms of you know what we were trying to say basically or understand, but the problem was कि उसको हम mathematically कैसे समझेंगे। तो अब हम ये इस लेक्चर में शुरू करते हैं कि how do we go about understanding what a limit is from a rigorous point of view or a mathematical point of view। यानी we'll define the limit, concept of a limit formally, mathematically। So let's do that। अच्छा, तो ये सब हमने बातें तो कर ली। Let's put down on the screen what we are actually trying to do in this lecture। So let's go to the screen and formally see what we are saying। Here we see that, well, let's read it basically. We have seen, so far we've been talking about limits and formally, and we haven't actually given a formal mathematical definition of a limit yet, and that is exactly what we will try to do in this lecture, which we will do actually। And the idea is that in this case, जब हम limit define करेंगे formally, तो it will include the idea of left and right hand limits basically। अच्छा जी, तो ये तो फॉर्मली लिख भी दिया हमने कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसमें ये बताता चलूं कि इस लेक्चर में बेसिकली रियल नंबर्स के बारे कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पहले देखी थी पहले लेक्चर में, उनको इस्तेमाल करेंगे। इंटरवल नोटेशंस वगैरह जो थी, ये इंटरवल्स जो थे उनकी बात करेंगे। और इसमें जो मैंने शुरू में कहा था कि दिस लेक्चर इज नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट, इट वाज काइंड ऑफ अ जोक ऑफ कोर्स। आप ये नहीं मतलब कहने का, डराने का मतलब नहीं है। आई एम श्योर वील ऑल अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट अ लिमिट मींस फॉर्मली। लेकिन मकसद ये था कि इसमें आपको कोई नंबर वैल्यूज बहुत कम दिखेंगे, यानी इसमें हम बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस लेक्चर में। वी विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिट्स फॉर्मली। सो बस ये थोड़ा सा था कि डोंट गेट स्केयर्ड, डोंट गेट वरीड। लेक्चर आप फिर से भी देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रीड द बुक बेसिकली, एंड यू कैन ऑलवेज ईमेल मी एंड वी कैन डिस्कस इट ऑन द ईमेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11। अच्छा जी, तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे क्या कुछ है अभी सब बात करने के लिए जो हम बात करेंगे जिसके बारे में। यहाँ पे अब देखें, थोड़ी सी बात पहले भी मैंने की थी, उसको फिर से थोड़ा सा फॉर्मली कह देते हैं कि इंट्यूटिवली वी हैड सेड दैट लिमिट एज x गोज टू a of the function f of x is equal to L means that as x approaches a, और यहाँ पे मैं जब कह रहा हूँ x approaches a, so I mean it's approaching from the left or the right, and the point is that the limit from the left and the right is the same. So x approaches a, then f of x approaches L. तो ये basically intuitive सी concept था हमारा। अब the concept of approaches is basically intuitive, and that's what we want to make concrete or formal mathematically। यानी so far we haven't used the theory of real numbers। तो ये जो मतलब कहने का मकसद क्या है कि we haven't used the theory of real numbers, पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पे हमने जब कहते हैं कि approaches यानी x approaches a number a, what does that mean? I mean ठीक है, वो तस्वीर बना के तो हमने देख लिया
कि भाई ग्राफ बना के देख लिया कि भाई ये ऐसे ऐसे जा रहा है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, ठीक है, फाइन. बट वी हैवंट यूज्ड द आइडिया ऑफ रियल नंबर्स और द थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स एनीवेयर. और थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स की जब बात होती है तो वी ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट इंटरवल्स. तो इंटरवल्स की भी बात करेंगे हम थोड़ी सी. सो लेट्स डू दैट बेसिकली. अच्छा जी, तो लेट्स मेक the idea of approaches a little bit more concrete. Yani, how can we say, how can we formalize the idea of approaches? X approaches some number. Let's see what we have on the screen. When we talk about f of x approaches L as x approaches A from the left or the right and the right, we are saying that we want f of x to get as close to L as we want, provided we can get x as close to A as we want as well. But the point, really important point here is that x may not be equal to A, since f of A may not be defined at the point A. तो यानी इसको पैराफ्रेज करें, थोड़ा सा इसकी डिस्कशन करते हैं कि अब जब अप्रोचेस की बात हुई थी तो हमारा मकसद सारा कहने का ये था कि जैसे हम कह रहे थे कि जी x approach is a number, तो हम स्टडी कर रहे थे बिहेवियर ऑफ y वैल्यूज, व्हाट हाउ आर दे बिहेविंग. तो उसमें हमने यही देखा था कि एज x approached a number, y values approached some number, or actually sometimes they approached infinity. You know, it can happen that you can get to infinity. लेकिन कॉन्सेप्ट वो ये कि we wanted to get, लेकिन जब हमने infinity की बात की थी कि f of x was approaching infinity, यानी y values infinity की तरफ जा रही थी, तो हमने कहा था limit does not exist. ठीक है, तो ये याद रखें, क्रूशल पॉइंट है. whenever we say that limit of some function as x approaches some number or maybe infinity equals infinity plus or minus, we're really saying that the limit does not exist, and that's just a way of writing down कि वो behavior है क्या, यानी it does not exist because it's getting really big or really small. We talked about it in one previous lecture, तो वो याद रखिए. यहाँ पे हम finite numbers की बात कर रहे हैं, यानी L, it's some number, यानी जब x कोई नंबर को अप्रोच कर रहा है तो y को भी कोई नंबर अप्रोच करना चाहिए. तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे मैं x को a के करीब लाता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, यानी बेसिकली कहने का इसको इस तरह देख लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट x है, ठीक है जी, इसके लेफ्ट पॉइंट a है, ठीक है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड से आप x वेरिएबल को इधर अप्रोच कीजिए और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो you're basically making the x values come very close to a. यानी बेसिकली इस तरह से नोट कीजिए कि जैसे जैसे मेरा हाथ की जो उंगलियां करीब आ रही हैं तो this is signifying the fact that there is an interval involved, right? There is an interval which is getting very 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 small and getting very close to a from that point of view. ठीक है जी, तो x जो है वो कह सकते हैं कि कहने का मकसद जब हम कहते हैं x approaches a, we are saying that we can find some interval which you know gets very small, very close to a from both left and right, और x उसके अंदर lie करता है. और इसकी रिस्पॉन्स में हम ये देखना चाहते हैं कि what happens to the y values. तो वहाँ पे भी इंटरवल आ जाता है कि जी अब आपका इंटरवल ऐसे करके, तो यहाँ पे अगर l नंबर है, ठीक है जी, और यहाँ पे a था नीचे और आपका ऐसे करके इंटरवल छोटा हो रहा था, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आप ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा इंटरवल है l के आसपास सच दैट वो भी छोटा होता जाए और f of x जो है corresponding to your x lies in that interval. यानी वो कहने का मकसद यही था कि f of x जो है वो l के बहुत करीब आ जाए. तो किस तरह आएगा, वो इसी तरह आएगा ना कि आप उसको बहुत इंटरवल को छोटा कर दें जिसके अंदर f of x lie करता है और इतना छोटा कर दें कि l के बिल्कुल करीब आ जाए. That's the idea, that's how we use intervals when we talk about limits. So let's move on and make some more definitions and make it more rigorous. अच्छा जी, तो अब rigorous कैसे करते हैं? Rigorous से मतलब ये है कि now you'll start seeing a whole bunch of mathematical equations and variables basically, and things might become a little basically unfocused. लेकिन वो इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है कि we are not, most of the time we are not used to mathematical literature. यानी हम आमतौर पर जब किताब पढ़ते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो मैथ की किताब पढ़ते हैं, जाहिर है, क्योंकि that's supposed to be very difficult, right? But it's not actually. और यहाँ पे मैं आपसे कह दूँ कि please do read mathematical books, यानी अपनी टेक्स्ट बुक तो आप definitely पढ़ें. इससे प्रैक्टिस होती है. We can start getting a better feel of how mathematics is written down and how to basically read and understand mathematics. So let's write down something on the screen. आइडिया बेसिकली ये है कि जो मैंने अभी इंटरवल्स का आपको बताया कि एक्स अप्रोचेस ए का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंटरवल है ए के आसपास जो बहुत छोटा हो रहा है, ए के करीब करीब आ रहा है और उसमें एक्स लाई करता है. और सिमिलरली एल एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस एल का मतलब ये था कि वो ऐसा वाला इंटरवल था वाई एक्सिस पे, वो ऐसे छोटा हो रहा था
और f of x इसमें lie करता था, it was getting very close to L. So let's put it down formally. Let's go to the screen. We will basically rewrite this whole idea as follows. We will say for any number epsilon bigger than 0 or greater than 0, if we can find an open interval and we'll call that x0 x1 parentheses के साथ on the x-axis containing the point A such that f of x is confined by, or it's between, the numbers L minus epsilon and L plus epsilon for each x in the interval x0 x1 except possibly at x equals A. And if that's what we can do, if we can do that, then we say that limit as x goes to A of f of x equals L. So really we are saying that f of x is in the interval L minus epsilon comma L plus epsilon. अच्छा जी, so faint of heart नहीं, कोई डरने की बात नहीं है. आई एम श्योर अभी जो मैंने लिखा है इसमें थोड़ी देर के लिए आदमी की वो शक्ल बन जानी चाहिए कि हुआ क्या, राइट? यानी जो कुछ भी मैंने पढ़ा अभी स्क्रीन पे आपने भी देखा लिखा हुआ. वो कहते हैं ना, जैसे अमेरिका में हमारे दोस्त थे, जब कोई मैथमेटिक्स का मजाक होता था तो कहते थे कि भाई दिस इज ऑल ग्रीक टू मी. Well, obviously it is using Greek symbols, right? We're using epsilons and all that stuff. So of course there's some Greek involved, but the ideas are mathematical. They may be a little bit intimidating, but we should focus on them. तो अब इसको थोड़ा सा explain करते हैं, कुछ बात करते हैं कि what did I say on the screen? Let's look at it again on the screen and talk about it. अच्छा, जब यहाँ पे मैंने कहा था कि for any epsilon bigger than 0, if we can find an open interval x0 x1, यानी ओपन इंटरवल की सबसे पहले डेफिनेशन याद आप करें, होपफुली आपको याद हो कि इट्स जस्ट एन इंटरवल ऑन द नंबर लाइन. इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने एक्स का वेरिएबल इस्तेमाल किया है यहाँ पे. तो इट्स जस्ट सम ओपन इंटरवल लाइक 2 और 3, यानी कह सकते हैं पेरेंथेसिस 2,3. अच्छा, ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल याद है वो होता है जिसमें ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इन दिस केस दे आर x0 एंड x1, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरवल, दे आर outside the interval, but any number close to them is obviously in the interval. तो open interval एक बड़े मजे की चीज होती है from this point of view. इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो you'll see what I'm saying. अच्छा, अब हम मकसद ये है कि we can हम एक epsilon कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 0 से बड़ा है. मैं आपको देता हूँ, ठीक है जी, I give you for free as a gift some number epsilon bigger than 0, and basically what you do is you try to find an open interval x0 x1 on the x-axis containing a point A. ठीक है जी. अच्छा ठीक है, हमने अपनी उंगली रख दी एक इंटरवल पे, हमने इंटरवल ढूंढ लिया और इसमें पॉइंट ढूंढ लिया A. कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात ये है कि ये जो A है इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सच दैट f of x जो है आपका फंक्शन जो है वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के दरमियान हो. और दिस शुड बी ट्रू फॉर ईच x in the interval x0 x1 except maybe when x equals A. तो ये this is basically what we call the limit of this thing. तो यहाँ पे थोड़ी सी एक पिक्चर में लगा देता हूँ. I think that will be helpful in terms of basically explaining what I'm saying. तो ये पिक्चर है आपके सामने. इसमें देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल है x0 x1 और साथ में एक पॉइंट है, वेरिएबल है x जो कहीं भी हो सकता है, और साथ में एक पॉइंट है A. तो A पे ज़रूरी नहीं है कि f of A जो है वो डिफाइंड हो, लिहाजा मकसद ये है कि x may not equal A. That's just something we don't, it's going to be a special case if it were allowed to be x equals A. We'll let this be the case कि हो सकता है वो ना हो, क्योंकि लिमिट में इक्वालिटी ज़रूरी नहीं होती x की और A की. लिहाजा अब ये हमने देख लिया. तो अब मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें सच दैट कि f of x जो है वो एप्सिलॉन डिस्टेंस अवे हो फ्रॉम L बेसिकली. ये पिक्चर में जैसे मैंने बनाया है, तो यहाँ पे आप इसको स्टडी करेंगे तो यू विल सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो आइए लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट वी कैन फर्दर से अबाउट दिस. अच्छा जी, तो एप्सिलॉन की हमने बात की. तो अब सबसे पहले तो वही स्टार्टिंग पॉइंट तो एप्सिलॉन नहीं था ना. एप्सिलॉन वाज अ नंबर बिगर देन 0. तो आप सोच रहे होंगे, आप पूछ रहे होंगे कि भाई व्हाट्स द बिग डील विद दिस एप्सिलॉन, व्हाट्स दैट ऑल अबाउट. अच्छा, एप्सिलॉन की रिलेशनशिप इस पूरी लिमिट के आइडिया में ये है कि आपको जो फंक्शन है आपका f of x उसको L के बहुत करीब करीब लाना है.
तो एप्सिलॉन कोई ऐसा नंबर हो जो, याद है आपको मैंने कहा था कि हेयर्स एन इंटरवल, हेयर्स द नंबर एल इन बिटवीन, और इसके आसपास एफ ऑफ एक्स है. आप इंटरवल जो एफ ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, यानी इस कन्फाइंड बाय दिस इंटरवल बेसिकली. ठीक है जी, इस इंटरवल में यहाँ पे कहीं एल है और एफ ऑफ एक्स भी यहीं पे. तो आप ये चाहते हैं कि आपका इंटरवल बहुत छोटा इतना हो जाए कि एफ ऑफ एक्स जो है और एल जो है वो बहुत करीब करीब आ जाए. जाहिर है जैसे जैसे मैं छोटा करता जाऊंगा इंटरवल, एल और एफ ऑफ एक्स बिल्कुल ज्यादा मूवमेंट उनमें नहीं रहेगी, तो वो बहुत करीब करीब आ जाएंगे. तो ये सारा मकसद है एप्सिलॉन का. आपका जब हम कहते हैं एप्सिलॉन इज बिगर देन जीरो, फाइन, इट कुड बी 1 मिलियन, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंटरवल. वी डोंट वांट दैट. वी वांट एप्सिलॉन टू बी अ वेरी स्मॉल नंबर, बिगर देन जीरो बट वेरी स्मॉल. यू नो, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कितना स्मॉल, लेकिन वो सारा मकसद ये है कि आप उसको एफ ऑफ एक्स और एल को बड़े करीब ले आएंगे उस छोटे से एप्सिलॉन को इस्तेमाल करते हुए. एप्सिलॉन के कैसा हो सकता है, मिसाल के तौर पे लेट मी राइट ऑन द स्क्रीन. एप्सिलॉन जो है वो एक बहुत ही छोटा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, जाहिर है क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इसको इस्तेमाल करते हुए. इमेजिन करें एप्सिलॉन कुड बी समथिंग लाइक 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 100. तो ये जो नंबर है अभी आपने देखा 1 over 10 raised to the power 10 raised to the power 100. इट्स अ बिग नंबर, राइट. आई मीन जो बॉटम में जो नंबर आया था, जो 10 raised to the power 10 raised to the power 100, इसका एक्चुअली नाम है, इसका नाम है गूगल प्लेक्स. जाहिर है अजीब सा नाम है गूगल प्लेक्स, यानी गूगल का कोई मतलब तो नहीं हुआ, गूगली याद आती है एकदम से सोच के. दैट्स द पॉइंट, यानी गूगली का मकसद ये होता है कि इट्स सपोज टू कंफ्यूज यू. ये नंबर जब इजाद हुआ था तो एक साहब थे, उन्होंने अपने भांजे से पूछा, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने नंबर लिखा 10 to the 100. एक्चुअली उन्होंने लिखा था 10 to the power 100. उन्होंने अपने बेटे से, भांजे से पूछा कि इसका क्या नाम है. कहता है इट्स गूगल. बच्चा था, जाहिर है उसका मकसद यही था कहने का कि ये कितना बड़ा नंबर है कि इट्स कंफ्यूजिंग. लोगों ने इसको फिर एक और 10 रेज़ की पावर की, एंड यू बेसिकली एंडेड अप विद व्हाट वी जस्ट सॉ, व्हिच इज नेमली ए गूगल प्लेक्स. तो ये मकसद ये है कि बॉटम वाला नंबर इतना बड़ा है कि जब आप 1 को डिवाइड करते हैं इससे, तो फॉर ऑल एक्सटेंसिव पर्पसेस दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट द सेम थिंग एज जीरो. इट्स वेरी क्लोज टू बीइंग अ जीरो. तो इतना छोटा नंबर है कि इट्स बिगर देन जीरो फॉर श्योर, बट इट्स वेरी क्लोज टू इट. तो एप्सिलॉन जो है वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए. अभी तक जो हमने देखी है लिमिट की, जो जितनी बातचीत की हमने, लेट मी जस्ट से व्हाट वी हैव सो फार कंक्लूडेड. यानी बेसिकली अभी तक जो हमने लिमिट के बारे में बात की है, तो उसका कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बेसिकली एक्चुअली मेरे ख्याल से मैं इसको स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, एंड आई विल रीड इट आउट ऑल्सो. तो व्हाट वी हैव इज बेसिकली, लेट्स गो टू द स्क्रीन. What we want to say is that the limit of f of x as x approaches a is L, it's the number L, if and only if the values of f of x can be forced as close as we like to L by restricting x sufficiently close to the number a. तो पॉइंट ये है कि यू कैन गेट वेरी क्लोज टू ए बट नॉट नेसेसरीली इक्वल टू ए. यानी आमतौर पे ये होता है कि यू डोंट वांट इट टू बी एक्स टू बी इक्वल टू ए, क्योंकि हो सकता है एफ ऑफ ए माइट नॉट बी डिफाइंड देयर. तो ये अभी तक हमारा मकसद है, और दिस इज व्हाट वी वांट टू बी द डेफिनेशन बेसिकली ऑफ लिमिट. अब थोड़ी सी डिटेल्स इसको पिन डाउन कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि एज सच वी डोंट हैव मच टू वर्क विद. यानी तो हमने इंग्लिश में लिख दी सारी जो अभी स्क्रीन पे देखी थी डेफिनेशन. वी वांट इट टू बी मैथमेटिकल सो वी कैन एक्चुअली डू समथिंग विद इट. सो लेट्स लुक एट सम डिटेल्स. डिटेल्स बेसिकली ये हैं कि नोटिस दैट व्हेन वी सेड दैट f of x was between L minus epsilon and L plus epsilon, and we said that that holds for every x in the interval x0 x1 except maybe at x equals a. Well, this is the same as saying that the same inequality, namely f of x is between L minus epsilon and L plus epsilon, holds for all x in the interval set x0 comma a union a comma x1. यानी बेसिकली नोट कीजिए कि चूंकि हमने x को a जरूरी नहीं लेना, यानी we don't actually want x to be equal to a, so we want it to be outside the we want basically x to be in an interval which does not contain a. तो उसका सिर्फ लिखने का एक तरीका है, वो ये है कि x0 से लेके a तक ओपन इंटरवल लीजिए, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो जाहिर है a इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम x इससे a से पहली वाली सारी वैल्यूज लेना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम x0, तो हम ये इंटरवल लेंगे. इसका यूनियन ले लीजिए विद द इंटरवल और द ओपन सेट, ओपन इंटरवल a से लेके x1 तक. यानी इस वाले में चूंकि ये भी ओपन है तो इसमें भी a नहीं होगा, बट वी विल इंक्लूड ऑल द वैल्यूज बिफोर x1. तो ये आपका एक और तरीका है लिखने का
of the interval, open interval x0 comma x1. But then also the inequality holds in any subset of this interval. यानी अगर ये x0 comma a union a comma x1 में होल्ड करती है inequality, तो जाहिर है इसके किसी छोटे सबसेट में भी होल्ड करेगी, राइट? लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसका एक सबसेट लेना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि जो अभी हमने सेट देखा है, ये इंटरवल देखा है x0 comma a union a comma x1, इसका एक सबसेट लेना चाहते हैं. तो वो एक सबसेट हो सकता है इस फॉर्म का a माइनस डेल्टा कॉमा a यूनियन विद a कॉमा a प्लस डेल्टा, और ये दोनों ओपन सेट्स हैं. तो अभी डेल्टा क्या है इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन इसको आई होप आप कन्विंस्ड हैं कि x0 कॉमा x1 को हम लिख सकते हैं एज x0 कॉमा a यूनियन a कॉमा x1, और इसका अगर कोई हम सबसेट लेना चाहें तो इस फॉर्म का होगा a माइनस डेल्टा कॉमा a यूनियन a कॉमा a प्लस डेल्टा. तो अब डेल्टा क्या चीज है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि what exactly is delta. Well, delta also happens to be, well, of course we are talking about real numbers, so it must be a real number. और किस टाइप का रियल नंबर होगा? ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा. It'll be a delta would be a real number greater than 0. अब मकसद ये है कि डेल्टा would basically play a similar role as epsilon does. यानी अगर आपको याद हो एप्सिलॉन जो था उसका मकसद ये था कि आप बेसिकली एक इंटरवल डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स और एल के लिए, जो बहुत छोटा होते होते इतना छोटा हो जाए कि एफ ऑफ एक्स और एल जो है वो बिल्कुल करीब करीब आ जाए. इसी तरह से जो डेल्टा होगा वो आपके एक्सिस के लिए ये रोल प्ले करेगा कि आप अपने जो आपका इंटरवल है एक्स एक्सिस पे वो इतना छोटा हो जाए, यानी डेल्टा इतना छोटा लें कि वो ऐसे छोटा होके इतना हो जाए कि एक्स और ए जो है वो बहुत करीब करीब आ जाए. तो ये डेल्टा वुड प्ले द रोल ऑफ एप्सिलॉन इन दैट सेंस. तो लेट्स लुक एट सम मोर स्टफ ऑन द स्क्रीन. अच्छा, ये क्या बात हुई? वेल, टू कन्विंस यू ऑफ दिस fact, let's look at a figure. Here's a figure 2.6.2, and I think this will convince you if you look at it for a second. उसके अलावा और क्या हम कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं, well, let's see. ये भी एक है फैक्ट कि जो इनइक्वालिटी हम थोड़ी देर से देख रहे हैं, f of x is between L minus epsilon and L plus epsilon. We can rewrite that inequality as the absolute value of f of x minus L is less than epsilon. ये अगर आपको absolute value के बारे में याद है, सेकंड लेक्चर था उसमें हमने यही बातें की थी, इस टाइप की inequality देखी थी, and we know that this inequality and the first line on this screen, the one line before this one are exactly the same thing. तो हम f of x between L minus epsilon और L plus epsilon को लिख सकते हैं as the absolute value of f of x minus L less than epsilon. अच्छा, और इसके बाद आखिरी चीज़ जो और हम थोड़ी सी कॉम्पैक्टली लिखना चाहेंगे वो सबसेट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, a minus delta comma a union the interval a comma a plus delta. इसको अगर आई होप आप कन्विंस्ड होंगे कि we can rewrite this as the absolute value of x minus a is between 0 and delta. तो इसकी कन्विंस होने के लिए इस बात से भी ये है कि आप वो जो पिक्चर अभी मैंने बनाई थी उस पर आप अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, so you will be convinced of that also basically. तो ये कुछ डिटेल्स थी. थोड़ा सा अब हमने बेसिकली ये किया है कि इनफॉर्मल सी डेफिनेशन से शुरू किया हमने, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं. हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बोलॉजी ला रहे हैं मैथमेटिकल, ताकि so that we can work with it basically. So let me write down this definition now basically of what we have so far. I mean a definition of what we would like to call the definition of a limit, formal definition of a limit so far. Let's go to the screen. Definition जनाब आपके सामने है, and this definition basically we will call this basically, we will take this to be the final form, यानी the formal form of the definition of a limit. इसको आप कह सकते हैं कि let f of x be defined for all x in some open interval containing the number a, with the possible exception that f of x may not be defined at a. We shall write limit as x goes to a of f of x equals L if given any number epsilon greater than 0, we can find a number delta greater than 0 such that f of x minus L absolute value is less than epsilon if x satisfies
the inequality that x minus a absolute value is between 0 and delta. अच्छा जी, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई लिमिट की. दिस इज व्हाट वी विल टेक एज अ डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट. इसको थोड़ा सा ये है कि इसको बेस हमने उसी पे किया है, उसी सारी टर्मिनोलॉजी पे जो अभी तक हमने इस्तेमाल की है. सो इसको दिस इज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक. ऑफ कोर्स वही बात है कि मैंने तो यहाँ बोल दिया, होपफुली कोशिश भी की कि समझ जाएं आप. एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग. लेकिन ये कि आप खुद भी पढ़ेंगे इसको तो इट विल मेक मोर सेंस. और प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो इट विल टेक सम टाइम बट इट विल मेक सेंस इवेंचुअली. अच्छा जी, तो डेफिनेशन तो हो गई लिमिट्स की, हमने फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दी है फाइनली. अब इसको इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी इफ वी कैन यूज दिस डेफिनेशन टू एक्चुअली लुक एट सम लिमिट्स दैट वी कंप्यूटेड इनफॉर्मली. यानी जो पहले हमने इंट्यूटिव सॉर्ट ऑफ अप्रोच लेके कुछ लिमिट्स कैलकुलेट किए थे, उनको जस्टिफाई करते हैं और प्रूफ करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन. तो लेट्स लुक एट द स्क्रीन. हियर इज एन एग्जांपल. इसमें यह है कि एग्जांपल है जी कि प्रूफ दैट लिमिट एज x गोज टू 2 ऑफ द फंक्शन 3x minus 5 equals 1. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा ये है कि अब जब हम फॉर्मल डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे लिमिट की, तो देयर वोंट बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट. क्योंकि वही सारी बात है कि जब मैंने इंटरवल की नोटेशन बीच में डाल दी इस डेफिनेशन में, तो वही बात है कि वो इंटरवल ऐसे छोटा होता है और इट श्रिंक्स फ्रॉम बोथ साइड्स. यानी वो लेफ्ट से भी श्रिंक हो रहा है, राइट से भी हो रहा है. तो ऑटोमेटिकली इट्स इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन कि यू आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट. तो वो अब इस फॉर्मल डेफिनेशन में हम उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे. विल जस्ट कंप्यूट द लिमिट एंड प्रूव इट एक्चुअली that this is actually true. So let's go back and see what we can do with this. तो ये प्रूफ करना है कि limit as x goes to 2 of 3x minus 5 equals 1. Well, by definition of limit that we just saw, we will show that given any epsilon greater than 0, we can find a delta greater than 0 such that absolute value of 3x minus 5 minus 1 is less than epsilon if x satisfies the absolute value of x minus 2 is between 0 and delta. तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि what is what basically. यानी जब हमने कहा कि L की बात होती है, डेफिनेशन में एक L था नंबर, वो क्या है यहाँ पे? वो है 1. यानी एक तरह से हमें इसमें हमें प्रूफ करना है कि the limit is actually 1. तो हमें 1 दिया हुआ है, so we can use it in the definition. The definition was f of x minus 1 और f of x minus L की जो absolute value है वो एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए. तो यहाँ पे f of x जो है वो आपका फंक्शन है 3x minus 5, तो वहाँ पे आ गया. और माइनस L जो है वहाँ पे आप -1 लिख देंगे because that's what the definition is. And similarly डेल्टा क्या चीज़ है? Well, डेल्टा तो हम मालूम करेंगे, this is just some number bigger than 0. लेकिन ये याद रखें कि जो a था वो क्या है? वो यहाँ पे है 2. यानी x approaches a होता था, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो वो हमने डाल दी है इस डेफिनेशन में as the absolute value of x minus 2. तो ये आपकी होगी एग्जाम्पल. इसको प्रोसीड करते हैं. लेट्स वर्क आउट व्हाट वी कैन डू. So the task basically is to find a number delta which will work for any epsilon greater than 0. मतलब क्या मतलब हुआ कि डेल्टा विच विल वर्क फॉर एनी एप्सिलॉन बिगर देन 0? मकसद ये है कि हम एक ऐसा डेल्टा ढूंढें जिसको इस्तेमाल करते हुए हम x के बहुत करीब a के बहुत करीब ले आए x को, सच दैट एप्सिलॉन जो है वो बहुत करीब आ जाए l के. आई एम सॉरी, एप्सिलॉन जो ऐसा हो जो f of x को बहुत करीब ले आए l के. तो लेट्स गो बैक एंड वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ दिस होल एक्सरसाइज, दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे अब आप देखें इसको, we can play around with this a little bit. What we had from the definition was that absolute value of 3x minus 5 minus 1 is less than epsilon if absolute value of x minus 2 is between 0 and delta. Achha, this implies that if you simplify the stuff in the first absolute value, you get that 3x minus 6 in the absolute value should be less than epsilon, क्योंकि वो 5 और -1 -5 को आपने सब्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, तो आपके पास -6 आ गया. If
अगेन वो कंडीशन नेक्स्ट वाली जो है वो वैसे ही रहेगी, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 is between 0 and delta. Well, this can be rewritten as अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल जो होपफुली आपको याद हो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले लेक्चर से, सेकंड लेक्चर था हमारा, कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम यानी जो नोट करें कि 3x minus 6 में 3 कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 times x minus 2 इन द एब्सोल्यूट वैल्यू. तो यहाँ पे अब मैं ब्रेक कर सकता हूँ इसको एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 times the absolute value of x minus 2. This is just वो जो रूल हमने देखा था कि the product, the absolute value of the product is the same as the product of the absolute values, वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है. लेकिन मजे की बात जाहिर है ये है कि absolute value of 3 क्या होगी, by definition is just 3. तो this basically becomes 3 times the absolute value of x minus 2 is less than epsilon if x minus 2 absolute value is between 0 and delta. यहाँ पे अब थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 is less than epsilon over 3 if absolute value of x minus 2 is between 0 and delta. तो ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस की हैं मैंने बेसिक अलजेब्रा इस्तेमाल करते हुए, कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए. तो अब हमारे पास कुछ यानी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए. अब मकसद ये कि ये जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट आई थी जिसमें हमने लिखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3 इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 इज बिटवीन 0 एंड डेल्टा. इसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? लेट्स गो टू द स्क्रीन. द क्वेश्चन नाउ इज टू फाइंड ए डेल्टा दैट मेक्स अ स्टेटमेंट ट्रू, यानी हम कोई ऐसा डेल्टा ढूंढना चाहते हैं जो हमारी स्टेटमेंट को ट्रू कर दे. अब मजे की बात यह है कि नोट दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द सेकंड पार्ट फॉर बीइंग ट्रू. यानी मकसद ये है कि जो पहला पार्ट है वो डिपेंड करता है डेल्टा के ऊपर, यानी जो स्टेटमेंट ऐसा ही ना कि इफ समथिंग इज ट्रू, तो जो पहला पार्ट है वो फॉलो करता है, इट्स फॉलो बाय इफ एंड देन सम स्टेटमेंट. तो अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी तो पहली वाली भी ट्रू होगी. तो यानी चॉइस हमारी जो यहाँ पे सेकंड वाली को ट्रू करने के लिए we have to make a choice of delta and that choice of delta will determine the trueness of the first part, यानी उसको ट्रू कर देगी. तो अब यहाँ पे ये करते हैं कि let's make delta epsilon over 3. ठीक है जी, in the second part, in the second inequality, जो डेल्टा जहाँ पे हमें ढूंढना है. अच्छा, अभी इसके बारे में देखते हैं कि epsilon over 3 क्यों कहा मैंने डेल्टा को. अगर डेल्टा epsilon over 3 है then basically what do I get? I have फ्रॉम द लास्ट स्क्रीन जो हमने लिखा था वो उसी को मैं लिखता हूँ थोड़ा चेंज करके. तो इसमें ये होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 विल बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3 इफ x minus 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड एप्सिलॉन ओवर 3. यानी यहाँ पे डेल्टा की बजाय मैंने एप्सिलॉन ओवर 3 लिख दिया चूंकि दैट्स द चॉइस आई मेड फॉर माय डेल्टा. तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? वेल, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि चूंकि डेल्टा एप्सिलॉन ओवर 3 है तो हमारी सेकंड जो स्टेटमेंट थी या जो इनइक्वालिटी थी या एक पूरी स्टेटमेंट थी उसमें यह था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 वाज कन्फाइंड बिटवीन 0 एंड डेल्टा. तो डेल्टा को अगर मैंने एप्सिलॉन ओवर 3 कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई ना. आई मीन दैट्स द थिंग, बेसिकली जो पहला पार्ट था स्टेटमेंट का डिपेंडेड ऑन द सेकंड पार्ट फॉर बीइंग ट्रू. सेकंड पार्ट में अगर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 2 को लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3 डिफाइन कर दिया है बाय चूजिंग by making a choice for the value of delta, then from that part 1 follows immediately. I think you can all see that's pretty obvious. और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया है that the limit as x goes to 2 of 3x minus 5 equals 1. तो इस एग्जाम्पल में हमने प्रूफ कर दिया एक ऐसी चीज़ जो हमने पहले इंट्यूटिवली देखी थी कि ट्रू है. तो अब इसको डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए कॉन्क्रीट जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, वी हैव प्रूव्ड दैट द लिमिट was exactly what we wanted it to be. तो यहाँ पे एक पॉइंट यानी इस एग्जाम्पल से भी होपफुली वाजे हो जाएगा कि सारा मकसद ये होता है कि अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन नंबर आपको देता हूँ, यानी कोई एप्सिलॉन वही नंबर है जो बेसिकली कन्फाइन करता है एफ ऑफ एक्स और एल को, राइट? तो वो कोई भी नंबर मैं आपको दूं तो आई शुड बी, इफ द लिमिट एग्जिस्ट, यानी अगर लिमिट है तो उसमें एक ऐसा डेल्टा मतलब ढूंढा जा सकता है जो उसको वैलिड कर दे. यानी इन द सेंस कि जैसे अगर आप इसको इसी एग्जांपल को देखें कि एप्सिलॉन की एक डेफिनेशन, एक बात आई कि भाई एप्सिलॉन तो है हमारे पास और वो कन्फाइन कर रहा है एफ ऑफ एक्स और एल को,
Now can you find, but the thing was that confinement will be true if you can find a delta on the x-axis which will confine x and the number a in an appropriate interval, यानी वो डेल्टा कन्फाइन करेगा. तो मकसद ये है कि अगर कोई भी आप मुझे एप्सिलॉन देते हैं इन द वाई डायरेक्शन में, तो उसी एप्सिलॉन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एप्सिलॉन I should be able to find a delta at the bottom and the x-axis such that this confinement here is true. और वही मजे की बात वही है कि अगर इस तरह से देखा जाए कि एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं एप्सिलॉन को छोटा कर दूं तो मेरे पास एक और नया डेल्टा ऐसा आना चाहिए कि वो भी छोटा हो जाए और ये कन्फाइनमेंट इधर वाली ट्रू रहे. और छोटा करेंगे तो आपको एक और छोटा डेल्टा मिल जाना चाहिए जो इसको ट्रू कर दे. और इसी तरह आप मजीद छोटा करते हैं तो वही जो कॉन्सेप्ट था, लिमिट का कॉन्सेप्ट एक तरह से यहाँ पे जाहिर हो रहा है ना, कि जो हमने कहा था कि इट वाज अ लिमिटिंग वैल्यू शुरू में एक दफ़ा डिफाइन की थी. तो आप जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं वाई की तरफ, वाई की डायरेक्शन में अपने इंटरवल को, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आप नीचे एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं डेल्टा जो एक्स के इंटरवल को भी छोटा कर दे. That is the point. That is the whole idea of and the definition of the limit basically. So I hope this was clarified by this example a little bit. तो अच्छा, अब हमने ये तो इस एग्जाम्पल में कर लिया कि एक प्रूफ किया कि जी कोई अगर मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ कि ये लिमिट है of a certain function as x goes to some number, तो you can prove it using this definition. आइए एक ऐसा करते हैं जिसमें आप प्रूफ करें कि लिमिट जो क्लेम कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है वो गलत है. So let's disprove something. Let's do an example like that. Let's go to the screen. अच्छा जी, तो स्क्रीन पे आपके सामने एग्जाम्पल है एक फंक्शन की, f of x equals the number 1 if x is bigger than 0. Basically it's greater than 0. And it's also and it's equal to -1 if x is less than 0. तो यानी ये पीस वाइज फंक्शन है, इसकी डिफरेंट पीसेस की डिफरेंट डोमेन्स हैं. जब x उससे बड़ा है 0 से तो ये आपका आता है 1 की बराबर, और अगर ये छोटा है 0 से तो ये आता है -1 की बराबर. यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचेंगे, मेरे ख्याल से जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डेफिनेशंस में इस फंक्शन की 0, अगर x 0 की बराबर है तो वो नहीं दिया हुआ कि उसकी उस वक्त डेफिनेशन क्या होगी फंक्शन की. वेल, इसका मतलब है अगर नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है f of x इज नॉट डिफाइंड एट x equals 0. आई मीन लगता तो यही है क्योंकि अगर होता तो इसमें डोमेन में शामिल होता. तो वही सारा मकसद है कि अब हमें शो ये करना है कि शो दैट द लिमिट एज x गोज टू 0 ऑफ दिस फंक्शन f of x डज नॉट एग्जिस्ट. यानी अब हम डिस्प्रूव करेंगे कोई चीज. तो हाउ डू वी डू दैट? वेल, सपोज दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स द नंबर l. तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ टेक्निक जिसे हम कहते हैं आमतौर पे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. यानी मकसद ये होता है कि आप को जो चीज़ प्रूफ करनी है उसका ऑपोजिट अस्यूम कर लें कि वो ट्रू है, और फिर कुछ एक आर्ग्यूमेंट दें मैथमेटिकल, और उस आर्ग्यूमेंट की कंक्लूजन जो होगी वो बिल्कुल अब्सर्ड होगी. इट विल मेक नो सेंस, इट विल कॉन्ट्रडिक्ट सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल पॉइंट और रीजनिंग विच वी नो टू बी रॉन्ग. और लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि जो अजम्पशन हमने की थी कि जो बात सही है वो गलत है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू प्रूव इट. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, यानी इट्स अ ट्विस्टेड. वो जो कहते हैं ना कि नाक इस तरह पकड़ें या इस तरह पकड़ें, तो मैथमेटिक्स में आमतौर पर नाक इस तरह पकड़ी जाती है. तो मेक देयर अ हैबिट, वी शुड ऑलवेज डू दैट. तो आइए लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल इन डिटेल. अब यहाँ पे शो करना है कि लिमिट does not exist as x goes to 0 of this function. So we suppose that the limit exists and we call it L. So we can write down that the limit as x goes to 0 of the function f of x is L. And with that in mind we can use this definition जो अभी हमने थोड़ी देर पहले define की थी, लिखी थी. हम कह सकते हैं कि for any epsilon greater than 0 we can find a delta greater than 0 such that f of x minus L absolute value is less than epsilon if x minus 0 absolute value is between 0 and delta. तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू कोई नंबर हमें नहीं मालूम क्या है वो, लेकिन so we'll call it L, लिहाजा वो डेफिनेशन में डाल दिया. और जो पॉइंट आप अप्रोच कर रहे हैं A, that happens to be 0 in this case, लिहाजा वो सारी वैल्यूज मैंने इसमें डेफिनेशन में डाल दी, and that's what we have, and we continue with this. Now in particular notice that epsilon चूंकि एक ऐसा नंबर है जो ओपन टू चॉइस है. आई मीन वेल इट्स ओपन टू चॉइस इन द सेंस के कोई भी एप्सिलॉन मैं आपको दूं तो आप मुझे एक डेल्टा ढूंढ के दे सकते हैं जो
ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं आपको एप्सिलॉन इक्वल 1 दे सकता हूँ. मैं आपसे कहता हूँ कि here's एप्सिलॉन and it's equal to 1, and the task is to find a delta greater than 0 such that absolute value of f of x minus L is less than 1 if x minus 0 absolute value is between 0 and delta. तो यहाँ पे एप्सिलॉन की ओपन चॉइस थी, वो मैंने आपको दी है, and now you have to find well, if this is true, if the limit actually exists, then I should be able to find a delta greater than 0 such that this condition is satisfied from the definition. अच्छा, अब यहाँ पे नोट कीजिए कि जो कंडीशन है डेल्टा पे या x पे x माइनस 0 पे, वो ये है कि x माइनस 0 एब्सोल्यूट वैल्यू में 0 डेल्टा के दरमियान कन्फाइंड है. लेकिन नोट करें कि अगर मैं x को वैल्यू देता हूँ डेल्टा ओवर 2 और सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस लास्ट इक्वेशन में जो इनइक्वालिटी में जो मैंने पढ़ी थी, तो मेरे पास आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा ओवर 2 माइनस 0. Well, that's just the absolute value of delta over 2, which is of course delta over 2, क्योंकि delta over 2 positive है, is between 0 and delta. तो जाहिर सी बात है delta over 2 is less than delta, but it's certainly bigger than 0. तो ये satisfy करता है इस inequality को. Similarly, अगर मैं x को वैल्यू देता हूँ minus delta over 2, तो और उसको substitute करता हूँ इसमें x में in the absolute value, तो I get absolute value of minus delta over 2 minus 0, but that's just equal to minus delta over 2. If I take the absolute value of that, I just get delta over 2, and certainly 0 is less than delta over 2, and that is bigger than delta. तो ये भी satisfy करता है इस requirement को, इस inequality को. अच्छा, अब ये भी है कहा जा सकता है कि अब चूंकि हमने ये दो नंबर लिए, x को वैल्यूज दी डेल्टा ओवर 2 की, तो यहाँ पे अब देखिए कि इसी को अगर मैं फंक्शन के अंदर डालता हूँ इस x वैल्यू को पॉजिटिव वाली, लेट्स टेक x इक्वल्स डेल्टा ओवर 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ डेल्टा ओवर 2 माइनस l will be less than 1 certainly, and similarly f of minus delta over 2 minus l will be, and in the absolute value will be less than 1. लेकिन मकसद क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा ओवर 2 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव डेल्टा ओवर 2 इज नेगेटिव. उसकी वजह ये है कि डेल्टा वाज टेकन टू बी अ पॉजिटिव नंबर, रिमेंबर इट्स ग्रेटर देन 0. सो वी हैव द केस दैट f of delta over 2 will equal 1 by definition of the function f of x. Remember that it was equal to 1 if x was greater than 0, and certainly delta over 2 is greater than 0. Similarly, f of minus delta over 2 will equal to minus 1 by definition of the function, because negative delta over 2 is less than 0. So what do we get? We get that the absolute value of 1 minus L will be less than 1, and the absolute value of minus 1 minus L will be less than 1. Well, this just implies that L is a number which is between 0 and 1, and also L is a number that is between negative 2 and 0. अच्छा जी, तो ये तो बहुत सारा मैथमेटिक्स थी जो हमने कर ली. इसमें बिफोर वी मूव ऑन टू एनी डिटेल्स, आखिरी बात क्या की मैंने लिखी थी, आखिरी कंक्लूजन्स में ये निकली कि L जो लिमिट है, जो हमने असूम किया था कि एग्जिस्ट करता है, वो एक ऐसा नंबर है जो 0 और 1 के दरमियान है, और सिमिलरली -2 और 1 के दरमियान है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं. I mean, there is no number that satisfies both of these inequalities. Requirement ये कि ऐसा नंबर होगा जो दोनों को satisfy करेगा. यानी अगर 0 और 1 के दरमियान है, तो it's on the right hand side of the x-axis and before 1. लेकिन दूसरी requirement जो है वो कह रही है कि it's on the left hand side, it starts somewhere on the left hand side and it's less than -2 and less than 1. तो आप खुद ही इसको ड्रॉ करके देख लीजिए on the real number line और नोट करें कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन. यानी जो हमने असूम किया था कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है L, वो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, क्योंकि देयर इज नो सच नंबर व्हिच सैटिस्फाइज द कंक्लूजन ऑफ दैट अजम्पशन. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि द लिमिट डज, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड वी हैव डिस्प्रूव्ड द क्लेम दैट द लिमिट वाज दैट द लिमिट एक्चुअली एग्जिस्टेड. तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डेल्टा एप्सिलॉन जो वाली डेफिनेशन थी, आमतौर पे इसको हम कहते हैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स,
इसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक चीज़ डिस्प्रूव की एक्चुअली. प्रूफ तो हम कर चुके हैं, प्रूफ करना थोड़ा सा आसान भी होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ऑल यू हैव टू डू इज प्रूव इट. बट इन दिस केस यू एक्चुअली डिस्प्रूव्ड इट. तो दिस वाज आई थिंक अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, और आई होप यू फॉलोड ऑल द स्टेप्स. यानी अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो नहीं किए, यू कैन लुक एट द होल डिस्कशन वी हैड, स्क्रीन पे जाके देख लीजिएगा फिर से, एंड वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट थ्रू ईमेल कि ये सारी बातचीत क्या की हमने और उसके अंदर क्या कुछ है. अच्छा, इसमें तो वही बात थी कि अब ये बेसिकली पॉइंट था इस लेक्चर का कि ये डेल्टा एप्सिलॉन फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमने दी है वो है ये. मैंने शुरू में कहा था दिस वाज नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट. आई होप आई हैव चेंज दैट. मैंने वो सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा था आपको, मकसद सिर्फ ये था कि इट्स अ वेरी टेक्निकल डेफिनेशन. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, यानी लॉजिक बहुत सारी इस्तेमाल हो रही है और मल्टीपल लॉजिक बेसिकली. तो इसमें ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा समझने में इस डेफिनेशन को. मैंने जब मैथमेटिक्स पढ़नी शुरू की थी तो इट टुक मी, मेरे ख्याल से मैं मास्टर्स कर रहा था तब कहीं जाके समझ आई कि ये डेफिनेशन है क्या. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट, यू वेरी गुड. आप बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, कीप इट अप, इट्स वेरी गुड. लेकिन अगर समझ नहीं आई है तो इट्स ओके, गो ओवर इट, प्रैक्टिस कीजिए. होमवर्क असाइनमेंट आपको जो दी है उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर. इसमें ये बात याद रखें कि इस डेफिनेशन को, ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है लिमिट की, कोई 150 से 200 साल लगे थे फाइनली एक फाइनल डेफिनेशन बनने में लिमिट की. यानी जब न्यूटन वगैरह ने कैलकुलस वगैरह पे काम शुरू किया तो दे हैड दिस काइंड ऑफ इंट्यूटिव आइडिया ऑफ व्हाट अ लिमिट शुड बी, और वही अप्रोच थी उनकी जो हमने शुरू में अप्रोच ली थी लिमिट्स के बारे में. लेकिन ये एक मैथमेटिशियन थे कोशी, आई थिंक फ्रेंच mathematician in the 1800s, early 1800s and late 1700s. He is basically the fellow who is credited for finally defining rigorously what a limit is basically. और calculus की बहुत सी चीज़ें उन्होंने rigorously mathematically define की concretely. उनमें से एक ये limit की definition भी थी और उसको काफ़ी टाइम लगा लोगों को assimilate करने में. तो खैर ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी थी इस लिमिट के आइडिया की. पॉइंट ये है कि डोंट गिव अप, दिस इज बेसिकली द बिगिनिंग. थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए इसकी और इट शुड वर्क आउट नाइसली. होमवर्क प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, डू दोज. हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है अब. होपफुली इट वेंट वेल. इसमें यह है कि कीप प्रैक्टिसिंग, ईमेल मी, और इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल डेफिनेशन. तो अब यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेते हैं. I'll see you next time then. Thank you for your time and Khuda Hafiz.